हेलो बच्चों, कैसे हुए सब लोग। आई होप एवरीवन इज फाइन। ठीक है, बहुत 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 स्वागत है आपका। क्या बात है। तो यार जोश कैसा है सर? जबरदस्त है, एकदम मचाने वाला है, फोड़ने वाला है। बिल्कुल जोश ऐसा ही रहना चाहिए यार। आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, वर्क पावर एनर्जी पूरा चैप्टर वन शॉट में रिवाइज कर डालेंगे। ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आप मान के चलो हर साल एक ना एक क्वेश्चन तो इससे आता ही है नीट में। अगर आप देखें यहां पर तो देखो भाई, अगर अपन इसको डाउनलोड करके देखें, आप भी डाउनलोड कर सकते हो इसको। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो लगभग हर साल में रिवर्स ऑर्डर में अगर अपन चले तो रिवर्स ऑर्डर में देखो 2019 फिर 18 फिर 17 एम्स में भी आए हुए हैं, फिर 17 फिर 16। ठीक है, तो यार लगभग हर साल 15 में है, 14 में नहीं आया, ठीक है, 13 में आया, 12 में आया, लगभग 11 में आया। हर साल एक या दो क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। और अच्छी बात क्या है कि यार वो इजी पार्ट होते हैं। ये जो वर्क पावर एनर्जी के जो क्वेश्चन है, आज इनमें से मैं डिसेंट इनफ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ये सही होने चाहिए यार। ये जनरली इजी या मीडियम लेवल के आते हैं, मतलब मैं इजी कैटेगरी में बोलूंगा। और इसमें भी यार वही चीज है कि कुछ प्रोफाइल्स के ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो यार हमको जो टारगेट है हमारा 150 प्लस फिजिक्स में, वो तो लेके आना ही है और वो हम करके रहेंगे। जो प्रीवियस ईयर वाले हैं ना, नीट में फोड़ने के लिए फिजिक्स ही रैंक बिल्डिंग सब्जेक्ट होता है। आपको ये पता है यार, जो रैंक बनाती है ना या बिगाड़ती है वो फिजिक्स होती है। बायोलॉजी में मोस्टली बच्चे अच्छा कर लेते हैं, मोस्टली बोल रहा हूं मैं सर, हमारे तो बायोलॉजी में कम आते हैं यार, कुछ के कम आते हैं, लेकिन मोस्टली के जो खेल बनाने वाला है, बिगाड़ने वाला होता है ना, वो फिजिक्स होता है। ठीक है, तो आप एग्री भी करोगे। फिजिक्स से लोग मोहब्बत नहीं करते हैं, इसको यार रट रट के करने की कोशिश करते हैं, फिर ये भी यार उसी हिसाब से नंबर देती है फिजिक्स भी। अगर फोड़ना है ना फिजिक्स में जेन्युइनली, तो मोहब्बत करना सीखो। सर क्या बात करें, एक बार हमारे पेरेंट्स के सामने बस इतनी सी लाइन बोल दीजिएगा, सर मोहब्बत करना सीखो। अरे बेशर्मो, नालायकों, निकम्मो, मोहब्बत करना सब्जेक्ट से सीखो, फिजिक्स से सीखो। फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे। फिर यूं होंगे क्वेश्चंस, यूं होंगे, ट्रिक्स भी बताऊंगा, ऑप्शन ट्रिक्स भी बताऊंगा, सारे कंसेप्ट कवर करेंगे, सब करेंगे। ठीक है, बच्चे जनरली फॉर्मूले भूल जाते हैं, आधे बच्चे गलती फॉर्मूले में करते हैं। कॉन्सेप्ट आ जाता है लेकिन फॉर्मूले गलत लगा देते हैं, भूल जाते हैं, याद रखने में टाइम लग जाता है, याद आने में टाइम लग जाता है। ऐसे मत करो, बिल्कुल भी मत करो ऐसे। सबसे पहले तो देखो यार, आपको पूरे फिजिक्स के सारे माइंड मैप्स एक साथ दे रखे हैं यार। सारा 82 पेजेस में टीम इतनी मेहनत कर रही है यार, ईसर इतना कुछ प्रोवाइड कर रही है आपको। यूज उठाओ उसका, डाउनलोड कर लो इसको, पूरा ये डाउनलोडेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको प्रिंट करा लो लैंडस्केप मोड में आगे पीछे। 41 पेजेस में तो प्रिंट हो जाएगा और 41 रैंक आ जाएगा यार। देखो सब कुछ गिवन है यहाँ पर, और चैप्टर वाइज भी गिवन है आपको। अगर सारे प्रिंट नहीं कर रहा हूं तो चैप्टर वाइज करा लो यार। जो सर्कुलर का माइंड मैप है, आपको सर्कुलर के फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं, तो यार ये देखो पूरा माइंड मैप में से एक रात को सोने से पहले 15 मिनट पेज पलट लो, बस सबकॉन्शियस माइंड है, याद कर लेगा। बायोलॉजी के स्टूडेंट हो यार आपको तो पता ही है माइंड कैसे काम करता है। ठीक है ना, तो यार ये प्रिंट करा लो, सब लोग प्रिंट करा लो, ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करा लो यार, ये आगे पीछे प्रिंट करा लो। मोबाइल में देखोगे तो क्या होगा यार, मोबाइल में भी देख सकते हो नो डाउट, लेकिन प्रिंट में रहता है ना, तो यार उसमें कभी भी पेज पलटे फटाफट से 15 मिनट में सर्कुलर मोशन के सारे खत्म कर लिए फॉर्मूले। वर्क पावर एनर्जी रिवाइज करने का मन हुआ तो यार वीडियो तो देख ही लिया, क्वेश्चंस वगैरह भी देख लिया, लेकिन कोई भी फॉर्मूला रेफर करना है, सारे के सारे फॉर्मूले देखो वर्क पावर एनर्जी के यहाँ पर 4 पेज में अपन ने लिख दिए हैं। और क्या चाहिए जिंदगी में, और ये पूरा फ्री है। ठीक है, तो वर्क पावर एनर्जी का आज हम फटाफट से रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट नाउ वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, तो यार ये वर्क पावर एनर्जी कैसे चलने वाला है, इसका एम क्या है यार, मैं एम लिखना भूल गया। सीरीज का एम क्या है, एम है 150 प्लस। 150 प्लस तो पहुंचा के रहूंगा, चिंता मत करो आप। बिलीव मी इट्स एन इजी चैप्टर, पर बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने ही नहीं आते हैं, गलतियां बहुत करते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, चलो तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम। अब जो है वर्क क्या है सर, तो यार वर्क डन एक फोर्स का वर्क डन होता है, जो कैसे डिफाइन होता है
इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस। और सर क्या इंटीग्रेशन से शुरुआत कर दी? अरे यार सही डेफिनेशन ये होती है इसकी, ये काम बहुत कम आता है लेकिन डेफिनेशन ये होती है। अपने तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क आता है एफ डॉट एस का, तो ये एफ डॉट डी एस है, एफ फोर्स होती है ऑब्जेक्ट पे और डी एस जो है डिस्प्लेसमेंट होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का। जहां पर फोर्स लग रही है, जहां पर फोर्स लग रही है उसका एप्लीकेशन, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो एफ डॉट डी एस। ठीक है, मेजर काम क्या आता है, चलो ये देख लेते हैं पहले। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और सीजीएस यूनिट अर्ग होता है। अर्ग एक अर्ग इज इक्वल टू 10 की पावर -7 जूल, याद होना चाहिए। 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 की पावर -7 जूल। ठीक है, चलो अगर फोर्स कांस्टेंट है, किधर गया, कुछ मिस हो गया क्या पार्ट, नहीं चलो ठीक है। एफ डॉट एस कर लेंगे, मैंने सवाल पहले ले लिया, मैं 1 मिनट ये इसको एक काम पहले लेता हूं। हाँ ये पहले ले लेते हैं। अगर एफ कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, तो एफ डॉट एस, डॉट प्रोडक्ट हमने वेक्टर में निकालना सीखा है, अभी सवाल कराऊंगा 2 इसके। ठीक है ना, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, थीटा एंगल होता है एफ और एस के बीच में। तो यार डॉट प्रोडक्ट है, वर्क पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 से कम है तो यार वर्क डन पॉजिटिव होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा। वर्क डन जीरो कब होगा, जब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो वर्क डन जीरो होगा, और जब 90 से ज्यादा एंगल होगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा, तो वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, समझ गए। चलो अब सवाल कर लेते हैं फटाफट से। एफ डॉट एस करेंगे, यार आंसर पहले दिख गया, चलो कोई बात नहीं। ये नीट 2013 में आया है और फिर सिमिलर सवाल नीट 2016 में आया है, तो यार ये नीट का वन ऑफ द फेवरेट प्रोफाइल है। आ जाते हैं ऐसे सवाल और इसमें गलती नहीं करनी है किसी को भी। ठीक है, चलो नाउ क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट। अ यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ इतना न्यूटन 3 i कैप प्लस j कैप न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, मास 2 kg का है। अंडरलाइन करते जाना चाहिए ऑफलाइन पेपर में हमेशा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को। हेंस द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पार्टिकल को डिस्प्लेस करा गया है। द वर्क डन बाय फोर्स ऑन द पार्टिकल इज। ठीक है, तो वर्क डन निकाल रहा है, तो यार वर्क डन की डेफिनेशन क्या है। वर्क डन, एक महापाप कर रहा हूं, एक महापाप कर दिया। देखो कई बच्चे करते थे महापाप ही, अरे भैया वेक्टर क्वांटिटी नहीं है वर्क, ठीक है स्केलर क्वांटिटी है। एफ डॉट एस, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है ध्यान रखना। एफ डॉट एस, कई बच्चे तमातम क्या करते हैं, सर 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो ले रहा है ना, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। ये कर देते हैं 3 2 जा 6 और ये जे कैप तो है ही नहीं कहीं पर, और 6 जूल मार कर दिया, आंसर आ गया। बहुत बच्चे गलती करते हैं, अरे भैया डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये पॉइंट है 2i कैप प्लस के कैप पॉइंट है, ये 2i कैप प्लस के कैप पॉइंट है, ये यहां से डिस्प्लेस करके पार्टिकल को यहां भेजा है, जो कि 4i कैप प्लस, यह है 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप है ये। ठीक है, तो पहले डिस्प्लेसमेंट तो निकालो, 4 नंबर इतनी आसानी से भी नहीं मिलेंगे, तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकालो। ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का वो फाइनल पोजीशन, जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर होता है। तो माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, आई कैप वाले में से आई कैप को माइनस करो, जे कैप वाले में से जे कैप को करो, के कैप वाले में से के कैप को करो। तो भैया आई कैप में से आई कैप माइनस करें, 4 - 2, सीधे लिख दूं 2i कैप, जे कैप 3j कैप, इधर तो जे कैप ही नहीं है तो 3j कैप, माइनस के कैप माइनस 2k कैप। चेक कर लो यार सही है ना, हाँ सही है। तो ये आया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, यहां लिख लेता हूं डॉट प्रोडक्ट के बाद में। अब लिख लेते हैं इसको 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, और ये जो फोर्स है ये कितनी है यार, 3i कैप प्लस j कैप। अब ये बात पूछना सर इसको भी सॉल्व करके बता दो, ये तो आता है यार। अब आई कैप वालों को कर लो, जे कैप वालों को कर लो, तो 3 2 जा 6 प्लस जे कैप 1 3 जा 3 प्लस के कैप का तो 0 है, इधर 0 है तो 0, दैट इज इक्वल टू 9 जूल। तो आंसर क्या है, 9 जूल है इसका। ये गलती मत करना यार, मतलब ये सवाल तो सही होना चाहिए सबका, 4 नंबर तो सबके आने चाहिए सही इसमें।
समझ गए? फटाफट से मत कर देना यू से यू मल्टीप्लाई कर दिया सीधे, ऐसे नहीं, पहले डिस्प्लेसमेंट निकालो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालो, समझ गए? चलो बहुत बढ़िया। सिमिलर सवाल है अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स इतनी लग रही है, ट्राई करो, साथ में मैं भी ट्राई कर रहा हूं। तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, 4j कैप प्लस 3k कैप फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर 2i कैप प्लस 5j कैप, है ना? सेम सवाल, सिमिलर सवाल ही आया देखो बिल्कुल। तो 4j कैप, j कैप में से 5 माइनस हुआ तो -1j कैप, k कैप में से कुछ है ही नहीं इधर, ठीक है, तो प्लस 3k कैप, और i कैप का क्या सीन है, माइनस माइनस प्लस 2i कैप, ठीक है। अब f डॉट एस कर डालो, f डॉट एस क्या है, फोर्स क्या है भैया, इतनी है फोर्स, क्या है, 4i कैप प्लस 3j कैप का डॉट प्रोडक्ट s के साथ कितना है, s के साथ कितना है, पहले 2i कैप लिख लो, 2i कैप माइनस 1j कैप प्लस 3k कैप, डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3 माइनस के साथ में, तो 4 2 जा 8 माइनस 3 और k कैप तो है ही नहीं, प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 5 जूल, ठीक है, समझ गए? तो आंसर 1 आ गया, ठीक है, समझ गए? चलो अब तेज चलेंगे, थोड़ा सा बेसिक वार्म अप हो गया वर्क पावर एनर्जी का, ठीक है। चलिए सबका आंसर आ गया, ये तो पढ़ ही लिया था अपन ने पहले ही, ठीक है। नाउ वर्क डन बाय mg, mg कितना वर्क डन करता है, ये ब्लॉक नीचे सरक रहा है, मान लो यहाँ से h हाइट नीचे गिर रहा है, h हाइट नीचे गिर रहा है, तो यार mg का जो वर्क डन होता है, mg का जो वर्क डन होता है वो mg किधर फोर्स है, mg कांस्टेंट फोर्स है, नीचे की तरफ लग रही है, तो बस mg की डायरेक्शन में नेट हाइट देख लो आप कितना आ रहा है, तो वर्क डन बाय mg जो इसमें हो जाएगा, वर्क डन बाय mg, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के बीच में एंगल देखो 0 डिग्री है, फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी h का नीचे, तो mg की फोर्स h का डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन बाय mg कितना हो जाएगा, mgh होगा पॉजिटिव। अब ये चाहे ब्लॉक यहाँ से लेकर यहाँ तक उछलते कूदते हुए आए, फिसलते हुए आए, कैसे भी जाके आए, mgh ही होगा, ठीक है। यहाँ पर बताओ, ये देखो ये ग्राउंड से हाइट है h1 और h2, हाइट डिफरेंस निकाल लिया करो mg का वर्क निकालने के लिए। अगर पार्टिकल नीचे जाता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है mg का, ऊपर जाता है पार्टिकल तो वर्क डन नेगेटिव होता है। यहाँ पर इनिशियल से फाइनल नीचे आ रहा है तो कितना हो जाएगा mg, ये हाइट कितनी है h1 माइनस h2, इतना वर्क डन हो जाएगा mg का। समझ गए सब लोग? सर समझ गए, ठीक है, सिंपल है। जब कांस्टेंट फोर्स होती है, फटाफट से रिवाइज कर लो, जब कांस्टेंट फोर्स होती है तो फोर्स इंटू फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, फोर्स इंटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। एक पार्टिकल है ऐसे ऐसे घूम के जा रहा है, दूसरा सीधी लाइन में जा रहा है, तीसरा ऐसे ऐसे जा रहा है, फोर्स इधर की साइड है, कांस्टेंट फोर्स है, जैसे mg थी, mg नीचे थी तो वर्क डन कैसे निकाला, mg इंटू नीचे जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जब कांस्टेंट फोर्स होती है तो फोर्स इंटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, fd हो रहा है, fd। तो जो कांस्टेंट फोर्स का वर्क होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। कांस्टेंट फोर्स का वर्क इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। दौड़ लगाओ। वेरिएबल फोर्स जब होती है, ये ध्यान से सुनना, फॉर्मूला फटाफट से करेंगे अपन, ठीक है, राइट। देखो अब जब वेरिएबल फोर्स होती है, अब फोर्स कांस्टेंट नहीं है, मान लो चेंज हो रही है फोर्स अभी, तो आई कैप जे कैप के कैप में गिवन है, डिस्प्लेसमेंट जो है आई कैप जे कैप के कैप में गिवन है। तो जो पार्टिकल अगर एक्स इनिशियल वाई इनिशियल जेड इनिशियल से एक्स फाइनल वाई फाइनल जेड फाइनल पे जाता है तो जो वर्क डन आता है वो ऐसा इंटीग्रेशन आ जाता है। आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे, पहले डी आर निकालोगे डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ जाता है। मतलब एफ एक्स को एक्स के साथ में इंटीग्रेट करो, एफ वाई को वाई के साथ में और एफ जेड को जेड के साथ में करो और लिमिट लगा दो, इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि एक बार सवाल आ चुका है और ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो यार एफ एक्स के एक्स के साथ में, एफ वाई का वाई के साथ में, एफ जेड का जेड के साथ में, कैसे करते हैं इसको सॉल्व, एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो अपन, ये 2019 में आया हुआ एग्जांपल है अभी, है ना। तो अब फोर्स यहाँ पर कांस्टेंट गिवन नहीं है, अब आपको मैथ्स लगवा रहा है तो लगानी पड़ेगी, ठीक है, लगानी तो पड़ेगी ही सही। अब हो जाएगा बड़े सवाल, एक फोर्स है 20 + 10y, फोर्स कितनी है 20 + 10y है, ठीक है, जो पार्टिकल में y डायरेक्शन में लग रही है, F
न्यूटन में है और y मीटर में है। वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1। 0 से 1, y की वैल्यू 0 से 1 तक ये फोर्स लेके जा रही है पार्टिकल को, तो कितना वर्क डन करेगी। ठीक है, वेरिएबल फोर्स है, देखो वेरिएबल फोर्स है ना यार, y के साथ में चेंज हो रही है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख के बैठ जाओ। फॉर्मूला क्या होएगा यार, अब मैं y में इंटीग्रेशन करना है मेरे को, तो इंटीग्रेशन f जो y में ही गिवन है इंटू dy कर दूंगा मैं, और y इनिशियल से y कहाँ से लेके जानी है, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 तक लेके जानी है बस। अब तो यार मैथ्स लगानी है इसमें, तो इंटीग्रेशन 20 प्लस 10y dy, इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस हमने बेसिक मैथ्स में करी थी 0 से लेकर 1 तक। तो पहले इंटीग्रेशन करो, तो 20 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, 20 का इंटीग्रेशन आएगा 20y प्लस 10 कांस्टेंट है। y का इंटीग्रेशन क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम यार, वही इंटीग्रेशन y की पावर n dn इज इक्वल टू y की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन। ठीक है, तो यार y का कितना हो जाएगा, y की खोपड़ी में 1 है, तो 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 10y स्क्वायर बाई 2 दैट इज 5y स्क्वायर, दैट इज 5y स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें लिमिट लगानी है 0 से लेकर 1 तक, तो पहले y की वैल्यू 1 रख दो माइनस 0 रख दो, तो 1 रखता हूं यार मैं, 20 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 20 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास में 25 जूल। समझ गए, तो 25 जूल इसका आंसर आ गया। ठीक है, सटासट रिवीजन हो जाएगा। देखो इस रिवीजन सीरीज का सबसे बड़ा फायदा क्या है, आप साथ साथ में बने रहो, आपके नीट के पहले चैप्टर्स होते चले जाएंगे होते चले जाएंगे होते चले जाएंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, तो आंसर इसका 3 है, बहुत ही बढ़िया, मचा दिया एकदम हमने। ठीक है ना, अब जो है वर्क एज एरिया अंडर दी कर्व, तो यार जब ये इंटीग्रेशन होता है तो जो फोर्स और एक्स डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है, इसका एरिया ये वर्क डन होता है। इसका जो एरिया है x1 से x2 तक, इसका जो एरिया है वो वर्क डन होता है। अगर ये ग्राफ ऊपर है तो एरिया पॉजिटिव होता है, तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, और अगर ये ग्राफ नीचे है, अगर ये ग्राफ नीचे है, देखो क्या प्यारा ग्राफ बन रहा है, तो यहाँ पर एरिया नेगेटिव होता है, माइनस होता है यहाँ पर। ये चीज का ध्यान रखना, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। चलो फटाफट से करते हैं। अब इसका देखो 2011 में सवाल आया था, ये 2011 में आया था, फोर्स ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन वेरीज विद डिस्टेंस डी एज शोन इन द फिगर। तो फोर्स डिस्टेंस के साथ ऐसे वेरी कर रही है, फोर्स जो है डिस्टेंस के साथ में ऐसे वेरी कर रही है। ठीक है, द वर्क डन ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर, तो 0 से 12 मीटर तक कितना वर्क डन हो रहा है वो कैलकुलेट करना है। ये तो 0 हो गया, यहाँ 0 से लेकर 3 तक का ग्राफ है, ये तो 0 हो गया। फिर इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया कितना है, 3 to 7 में कितना डिफरेंस हो गया, रेक्टेंगल का एरिया है, ये 4 हो गया, तो 4 2 जा 8, तो प्लस 8 प्लस 4 इंटू 2 है ना, प्लस इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालूं मैं, अब 7 से लेकर 12 तक का है 5 और ये है 2, तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 5 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 5 प्लस 8 13 जूल हो गया। अब इतना सिंपल सवाल है, देखो यार अभी, ठीक है समझ गए, ये सवाल किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है अपने को। ठीक है, चलिए अब वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पे आ जाते हैं। भैया स्प्रिंग भी काम करती है, तो एक स्प्रिंग है जिसके साथ में एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है एम मास का, ठीक है, और ये उसको ईडी 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 ऐसे ऐसे करेगा इसको, ये ना ऐसे 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 करेगा इसको ये। ठीक है, अब स्प्रिंग एनएलपी है, नेचुरल लेंथ पोजीशन, रिलैक्स्ड पोजीशन है स्प्रिंग की ये। ठीक है, अब मैंने इसको खींच दिया, मान लो इनिशियली एक्स इनिशियल तक खींचा हुआ है ये, एक्स इनिशियल इसमें इलोंगेशन है, कंप्रेशन भी हो सकता है, इलोंगेशन भी हो सकता है, अभी इलोंगेशन गिवन है, इतना लंबा कर दिया इसको एनएलपी से। अब मैं इसको और खींच के यहां से लेकर यहां तक लेके चल गया एक्स फाइनल पोजीशन तक, एक्स फाइनल पोजीशन तक, तो जो स्प्रिंग का वर्क डन होगा वो होगा हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। ये ध्यान रखना, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इनिशियल पहले आ रहा है, तो इनिशियल जो इलोंगेशन कंप्रेशन होता है
नेचुरल लेंथ से जो डिफरेंस होता है वो स्क्वायर माइनस फाइनल स्क्वायर। तो एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल, इनिशियल और फाइनल है, चेंज इन लेंथ फ्रॉम नेचुरल लेंथ। ये बच्चे कई बार उल्टा लगा देते हैं इसको, स्प्रिंग यार एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर काम करती है। आपको कंफ्यूजन हो जाए तो कैसे करें, कैसे करें, देखो इसका तरीका बताता हूं मैं। इसको करने का तरीका क्या है, आप ऐसे सोच लिया करो, स्प्रिंग यार अभी नेचुरल लेंथ पर पड़ी हुई है, तो एक्स इनिशियल कितना है, 0 है। अब मैंने इस ब्लॉक को खींचा, अब मैंने इस ब्लॉक को खींचा, ठीक है ना। जब मैंने इस ब्लॉक को खींचा तो स्प्रिंग की फोर्स तो लेफ्ट में लगी, स्प्रिंग की फोर्स लेफ्ट में लगी, डिस्प्लेसमेंट हुआ राइट में, तो वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए, वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए, वर्क डन बाय स्प्रिंग। यार कोई इसको खींच के ले जा रहा है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स तो लेफ्ट में लग रही है ना। देखो मैं ये सब चीजें इसलिए बताता हूं ताकि एग्जाम में आपको याद आ जाए चीजें, आप वेरीफाई कर सको कि यार मैं फॉर्मूला सही भी लगा रहा हूं कि नहीं लगा रहा हूं। तो देखो एफ स्प्रिंग लेफ्ट में लगी, ये भाई साहब जा रहे हैं राइट में, लेफ्ट एंड राइट, तो स्प्रिंग का वर्क डन कितना हो गया, नेगेटिव हो गया, क्योंकि इधर फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री एंगल cos 180 -1, तो नेगेटिव वर्क डन हो गया। अब फॉर्मूला लगाता हूं मैं, हाफ के, मान लो मैंने x का या x का इलोंगेशन करा हाफ के, अब मैंने फाइनल माइनस इनिशियल लगा दिया, एक्स स्क्वायर माइनस या डी का करा मान लो, तो डी स्क्वायर माइनस 0 लगा दिया मैंने यहाँ पर, मैंने जो यहाँ पर है मान लो डी का जो डिस्प्लेसमेंट है, डी का डिस्प्लेसमेंट करा, तो मैंने लगा दिया डी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो यार वर्क डन बाय स्प्रिंग तो पॉजिटिव आ गया, जबकि नेगेटिव आना चाहिए था। 30 सेकंड में चेक हो जाता है ये पूरा प्रोसेस। तो डी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, नहीं सर गलत है, मतलब मुझे करना था 0 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, समझ रहे हो। तो इनिशियल स्क्वायर माइनस फाइनल स्क्वायर, ये ट्रिक होती है, कभी भी भूल जाओ तो ये केस ले लो। तो ये आ गया, देखो यहां पर स्प्रिंग का वर्क डन माइनस हाफ के डी स्क्वायर, ठीक है, नेगेटिव वर्क डन हुआ। एक छोटा सा केस ले लिया करो कोई सा, इस फॉर्मूले में कभी भूल जाओ तो। सर काश एग्जाम में इसराइल के माइंड में आप अलाउड होते तो सर पूरी बस वो 41 पेज की वो बुक ले जाते हैं, बस इतनी सी पतली सी, सारे फॉर्मूला आए थे उसमें एक जगह। चलो कोई बात नहीं, अभी ऐसा सिस्टम आया नहीं है, जब आएगा जब देखेंगे। अब देखो अभी तक हम एक फोर्स का वर्क निकाल रहे हैं, अभी तक हम एक फोर्स का वर्क निकालना सीखा, लेकिन जब एक से ज्यादा फोर्सेस लगती हैं, एक से ज्यादा फोर्सेस लग रही हैं, तो सर नेट वर्क डन कैसे निकालते हैं, नेट वर्क डन कैसे निकालते हैं। दो तरीके से नेट वर्क डन निकाल सकते हैं, एक तो नेट फोर्स निकाल लो, भाई एक पार्टिकल है, एक ब्लॉक है, उसके ऊपर में 2-3 फोर्सेस लग रही है, F1 F2 और पीछे लग रही है मान लो F3, और ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मान लो S। अब मुझे नेट वर्क डन निकालना है, तो दो तरीके हैं, पहला तरीका F नेट निकाल लो, F1 प्लस F2 माइनस F3 और उसका वर्क डन लिख लो। दूसरा तरीका क्या होता है कि सारी फोर्सेस का वर्क डन निकाल लो, फिर उनको जोड़ लो, पहले सारी फोर्सेस का अलग अलग करके वर्क निकाल लो और फिर जोड़ लो, तो भी नेट वर्क डन आ जाता है। समझ गए, ठीक है सर, बिल्कुल समझ गए, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इंटरनल और एक्सटर्नल एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, नेट वर्क डन इक्वल टू डेल्टा के, काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल, काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल, काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल। सर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है वो भी बता दो फटाफट से। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है पार्टिकल के लिए, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर बचपन से रटते आ रहे हैं, दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, जहां पर p उसका मोमेंटम होता है, जहां पर p क्या होता है, उसका मोमेंटम होता है, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय 2m, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या हो गया, नेट वर्क डन इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर, ये माइनस है, ठीक है। तो हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। अप्लाई करके देखते हैं, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट से अभी सब लोग, ठीक है। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट हैज रीच्ड बॉटम ऑफ द इंक्लाइन आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम रेस्ट। इसको रेस्ट से रिलीज कर दिया, यहां पर पहुंच गया, बताओ v फाइनल कितनी होगी पार्टिकल की। अब इसमें जो है इसको मैं सॉल्व कराता हूं आपको, देखो ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो
ये पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन मार्क कर लो, फाइनल पोजीशन मार्क कर लो। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वो लिख के बैठ जाओ सबसे पहले, नेट वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये लिख के बैठ जाओ, ठीक है। अभी बच्चे गड़बड़ी क्या करते हैं, नेट वर्क डन कैसे निकालें, तो सबसे पहले तो वो सारी फोर्सेस लिखो जो लग रही है पार्टिकल के ऊपर में, इस ब्लॉक के ऊपर में, यहां से यहां तक में जितनी भी फोर्सेस लिखनी है पहले सारी वो लिखो, ठीक है। तो यार एक फोर्स तो क्या लग रही है इसके ऊपर, अगर मैं देखूं तो एक फोर्स तो mg लग रही है और एक फोर्स लग रही है इसके ऊपर में नॉर्मल, दो फोर्सेस लग रही है नॉर्मल और mg। तो नेट वर्क डन क्या होगा, नेट वर्क डन होगा वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब mg का वर्क डन निकालो कितना होगा, mg का वर्क डन देखो अभी सिखाया था, mg की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ सर h हुआ, तो mg का वर्क डन हो जाएगा प्लस mgh mdh मसाले का था ना, mgh हो गया। नॉर्मल का वर्क डन कितना हुआ एक बार देख लो, बहुत बार मोस्टली केसेस में इतना होता है, नॉर्मल इधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो यार जब 90 डिग्री होता है तो जीरो होता है, तो दिस इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, एम से एम काट दो तो v की वैल्यू आ गई 2 इधर आ जाएगा 2gh का अंडर रूट, तो v की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2gh। ये उतनी ही आई है जितनी में ब्लॉक को अगर टपकाता h हाइट में, तो अंडर रूट 2gh, मोशन अंडर ग्रेविटी में जितनी वेलोसिटी आती उतनी ही वेलोसिटी आई है, समझ गए, ठीक है। तो देखो ये कई बार ना प्रोजेक्टाइल में काम आ जाती है ये चीज, ये मान लो मैंने बिल्डिंग से 5-6 बॉल फेंकी, मैंने बिल्डिंग h हाइट की बिल्डिंग से जस्ट 5-6 बॉल फेंकी, u स्पीड से फेंकी मैंने, है ना, u स्पीड से फेंकी, अलग अलग एंगल पे फेंकी, अलग अलग एंगल पे फेंकी, है ना, तो गिरेंगी अलग अलग जगह पर जो नीचे आएंगी ना तो सारी सेम स्पीड से नीचे आएंगी, वेलोसिटी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं मैं, सारी सेम स्पीड से आएंगी, क्योंकि u सेम है सबका, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम है, सबने ग्रेविटी ने सेम वर्क किया है सबने, इसमें वर्क एनर्जी थोड़ा प्रोजेक्टाइल में लगाएंगे तो देखो ग्रेविटी ने सेम वर्क किया है सब में, इनिशियल वेलोसिटी सेम है सारे केसेस में, सॉरी इनिशियल स्पीड सेम है सारे केसेस में, तो फाइनल स्पीड भी सेम होगी, ठीक है। तो यहां से एप्लीकेशन लग जाता है इसका, मजेदार, बहुत मजा आता है, ठीक है। चलिए ऑसम मैथ्स, अब जरा ये सवाल वैसे नीट 2006 में आया था और AMU 2005 में आया था, थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये, डॉक्टर बनना है परिश्रम करना पड़ेगा भाई, बिना खुद काबिल हुए दूसरों की जिंदगी कैसे बचाओगे, मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, करेंगे सर, डबल मेहनत करेंगे, कर रहे हैं और करेंगे। आपने तो मचा ही दिया सर, वैसे भी पूरी एकदम नीट फिजिक्स आसान हो गई अब तो, ठीक है ना। सोच के इसमें ना थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, चलो पहले क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं चलो। 300 जूल ऑफ वर्क इज डन, ठीक है, किसी ने 300 जूल काम करा है इन स्लाइडिंग अ 2 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक को स्लाइड करने में किसी ने 300 जूल का काम करा है। वर्क पावर एनर्जी के सवालों को क्रैक करने का सबसे बड़ा तरीका पता है क्या होता है, इक्वेशन लिख दो, नेट वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल, और सारे वर्क डन के पहले W के टर्म्स में लिखो। बच्चे जनरली भूल जाते हैं चीजों को लिखना, जैसे देखो मेरी हैबिट देखना इसमें आप, मैं हमेशा वर्क डन नेट इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल से करता हूं, फिर मैं डायरेक्ट नेट वर्क डन निकालने नहीं बैठ जाता हूं, मैं लिखता हूं कौन कौन सी फोर्स थी, WMG प्लस WN, इसमें WF भी आएगा फ्रिक्शन, तो पहले वो लिख लो जिससे कि आप कोई सी चीज भूल नहीं जाओ। जनरली बच्चे फोर्सेस मिस कर देते हैं, ठीक है, वो नहीं होनी चाहिए। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 300 जूल का वर्क डन करा किसी एक्सटर्नल फोर्स ने एक ब्लॉक को इंक्लाइन के ऊपर ले जाने में, जिसकी हाइट थी 10 मीटर। तो यार एक ब्लॉक को मैं इंक्लाइन के ऊपर लेके जा रहा हूं, 10 मीटर इसकी हाइट है ना,
10 मीटर की हाइट पे मैं इस ब्लॉक को ये इनिशियल पोजीशन से मैं यहां पर इसकी फाइनल पोजीशन पे लेके जा रहा हूं, ठीक है। अब वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, मैंने फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना वर्क किया, मतलब पहले ये देखो ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है फ्रिक्शन ने जितना वर्क किया ना उसका नेगेटिव बताओ आप, तो हमारा आंसर -WF होगा, हमारा आंसर -WF होगा, ये समझना है, ठीक है। तो चलो अब ब्लॉक यहां से यहां पर गया तो किसी ने पीछे से धक्का मारा होगा, एक्सटर्नल फोर्स ने धक्का मारा होगा तभी तो यहां से यहां गया, अपने आप जाएगा क्या? और सर अपने आप चल गया, मजा आ गया, फिजिक्स फेल हो गई। अबे अपने आप नहीं जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स धक्का देगा। अब मैं इक्वेशन लिखता हूं, देखो अब मैं इक्वेशन लिखता हूं, वर्क डन नेट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये जब ऐसे केसेस में कुछ गिवन नहीं होता ना, जब ऐसे केसेस में कुछ गिवन नहीं होता मतलब जीरो स्पीड से चालू करा है और जीरो स्पीड पे ले जाके छोड़ा है, ऐसा मान लिया करो, ऐसा मान लिया करो। जीरो स्पीड से चालू किया, जीरो स्पीड से ले जाके छोड़ा है, या धीरे धीरे लेके गए, कई बार स्लोली आ जाता है, धीरे धीरे लेके गए मतलब जीरो से लेकर जीरो तक ही लेके गए, बिल्कुल टुचुक 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 टुचुक, या सेम स्पीड से सेम स्पीड तक ही रखा है। तो ये वाला जो टर्म है ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, अभी मैं इसको जीरो बाद में लिखूंगा, रुको गलत बात, जंप नहीं मारना है। पहले W कितनी फोर्सेस लग रही है वो देखो, इस ब्लॉक के ऊपर में एक तो mg लग रही है, ये ऊपर जा रहा है तो इसके ऊपर में फ्रिक्शन भी लग रही है, इसके ऊपर में नॉर्मल भी लग रही है, तो 4 फोर्सेस हो गए देखो टोटल, 1 2 3 4। तो मैं सबसे पहले यहां पे लिखूंगा वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स का प्लस वर्क डन नॉर्मल का प्लस वर्क डन ग्रेविटी का प्लस वर्क डन फ्रिक्शन का इक्वल टू ये चीज, और ये जो चीज आ रही है जीरो आ रही है। अब एक एक का वर्क डालना चालू करते हैं, देखो अपन इसमें अभी एक एक का वर्क डालना चालू करते हैं। एक्सटर्नल फोर्स इधर धक्का मार रहा है और ऊपर ही ब्लॉक जा रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर ही हो रहा है, तो बताओ एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ? सर पॉजिटिव हुआ, मैंने जिधर धक्का मारा डिस्प्लेसमेंट भी उधर हुआ, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, 90 से कम एंगल होता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, तो 300 का प्लस 300 लिखूंगा मैं यहाँ पर, प्लस 300 प्लस नॉर्मल का वर्क डन, सर वो तो जन्म से ही जीरो हो रहा है यहाँ पर अभी तक। ग्रेविटी का वर्क डन, अब ग्रेविटी अब ऊपर गया है पार्टिकल, तो ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव होगा, ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव होगा क्योंकि पार्टिकल ऊपर गया है। कितनी हाइट पे गया है? 10 मीटर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाल लेते हैं पहले, mgh माइनस के साथ में, तो -2 इंटू 10 इंटू 10 -200, तो ये आ गया मेरा -200 प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, 300 माइनस 200 उधर जाएगा तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ गया -100। चेक करो साइन के साथ में, देखो सवालों में अपने आप आंसर छुपा होता है, चेक करो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव ही आना चाहिए था, समझे? वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है वो नेगेटिव ही आना चाहिए था, वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव ही आना चाहिए था, क्योंकि यार फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, पार्टिकल आगे जा रहा है, आगे फ्रिक्शन पीछे, अपोजिट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट नेगेटिव, और मुझे आंसर क्या करना है? -WF करना है, मुझे आंसर क्या करना है? -WF करना है, -WF मतलब 100 जूल। तो सिस्टमेटिक तरीका समझा? तो सिस्टमेटिक तरीके से सवाल होता है। पहली गलती जो बच्चे करते हैं, ये स्टेप नहीं लिखते हैं, ये स्टेप नहीं लिखते हैं, सीधे ये लिखने की कोशिश करते हैं। मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूं ना, ध्यान से सुनो, ये जो 4 टर्म लिखे हैं इसमें आलस मत काटना, आलसी लोगों का वैसे भी जीवन में कुछ नहीं हो सकता ज्यादा सिवाय आलस्य के। इस स्टेप को लिखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर आपने कॉपी का पेज स्पेस खराब करने के लिए लिखा है क्या? ये नहीं, मैंने इसलिए लिखा है यार, ताकि जब मैं वर्क डन लिख रहा हूं तो मेरे सामने लिखा तो रहे मेरे को किसका वर्क डन लिखना है। ऐसी हैबिट आपने डाली ना, आपके वर्क एनर्जी के सवाल गलत होना बंद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? समझ गए? चलो, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन -100 जूल आ गया, और हमसे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन पूछा है तो 100 जूल है, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। अब ये एक और अच्छा सवाल आया है, पढ़ो सवाल, पढ़ो सवाल, पढ़ो।
चलो नाउ अ ब्लॉक ऑफ मास m इज अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ अ वर्टिकल स्प्रिंग। तो एक स्प्रिंग है, बेसिकली एक स्प्रिंग लग रही है, ठीक है, ये स्प्रिंग लग रही है, यहां से एक m मास हैंग कर दिया, कैपिटल M है, ठीक है। तो यार मैं कैपिटल M लेता हूं यहां पर, राइट, कैपिटल M, ठीक है। और फोर्स कांस्टेंट K है, फोर्स कांस्टेंट जो है वो K है ना। इस मास को रिलीज कर दिया हमने रेस्ट से विद द स्प्रिंग इनिशियली अनस्ट्रेच्ड। स्प्रिंग जो है इनिशियली अनस्ट्रेच्ड थी, मतलब ये NLP पे थी, नेचुरल लेंथ पोजीशन पे थी स्प्रिंग, ठीक है। अब मैक्सिमम एक्सटेंशन प्रोड्यूस कितनी होगी जब इसको हम छोड़ देंगे? तो क्या हुआ, यहां पर हमने इसको छोड़ दिया और ये ऑसिलेट करेगा, ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करेगा, NLP से छोड़ा है। तो ये यहां से कितना मैक्सिमम नीचे तक जाएगा ना, कितना मैक्सिमम नीचे तक जाएगा, SHM में तो उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कितना मैक्सिमम एक्सटेंशन आएगा इसमें वो बताना है हमको। बेसिकली इसकी वैल्यू बतानी है, ये जो D है ना, ये D की वैल्यू बतानी है हमको, कितना ये एक्सटेंड होगा, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम कितना नीचे जाएगा वो ध्यान से सुनना ये बात। अभी यहां पर हमने इनिशियल वेलोसिटी 0 से छोड़ा, मैक्सिमम जब पॉइंट पे पहुंचेगा तो यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी, ये समझना, ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, u 0 है, v 0 है, मैक्सिमम इलोंगेशन मैक्सिमम एक्सटेंशन पे, क्योंकि अगर v 0 नहीं हुई मतलब अभी तो और नीचे जाना बाकी है। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी इसकी, ये समझने वाली चीज है, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब मैं कैसे सॉल्व करूं, वही फंडा, सेम वही फंडा, नेट वर्क डन मैं तो पूरा लिखूंगा यहां पर, काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल, कितनी फोर्सेस लग रही है इसके ऊपर में, 2 फोर्सेस का वर्क डन आएगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल, काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल। ये 2 स्टेप सही हुआ है, मेरा सवाल सही होने की चांस बढ़ गई। स्प्रिंग का वर्क डन हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर, इनिशियल इलोंगेशन कितना है, इनिशियल इलोंगेशन कितना है 0 स्क्वायर, माइनस फाइनल इलोंगेशन कितना है d स्क्वायर, प्लस ग्रेविटी का वर्क डन, ग्रेविटी नीचे लेके गई तो ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव mgd इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। बस अब सॉल्व कर लो, तो mgd इज इक्वल टू हाफ के, माइनस का प्लस हो जाएगा d स्क्वायर, d से d कट गया, d 0 तो है नहीं, नॉन जीरो वाला चाहिए हमको। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई 2 इधर जाएगा 2mg/k, तो 2mg/k जो है आंसर आ गया, कितना आ गया 2mg/k आंसर आ गया, 3 ऑप्शन आंसर आ गया इसका, ठीक है, 3 ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है। चलो ऑसम, मजा आया, समझ में आया। अब जब SHM पढ़ेंगे ना तो ये क्या है, SHM करता है, ये बीच वाली पोजीशन के अराउंड SHM करता है, ये इसकी मेन पोजीशन होती है, यहाँ इसके अबाउट ऐसे 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 SHM करेगा ये, जब SHM आएगा तब। अभी वर्क पावर एनर्जी इसलिए अभी नहीं कर रहा है SHM ये, ठीक है। अब देखो ये एक और सवाल है, ये एक और टाइप का सवाल है, फटाफट से सवाल पढ़ो, खूब सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं अपन सवालों की, फटाफट से पढ़ो क्योंकि पावर भी पढ़ना है हमको, ठीक है, और अभी तो पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट भी बचा है, ठीक है। तेज चलते हैं चलो थोड़ा सा। नाउ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक बॉडी जो है उसको ऊपर फेंका गया है 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। इट मोमेंटरी कम्स टू रेस्ट आफ्टर अटेनिंग हाइट ऑफ 18 मीटर, ये ऊपर जाती है ऊपर जाती है ऊपर जाती है ऊपर जाती है, और 18 मीटर के बाद में इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, 18 मीटर के बाद में, ठीक है। चलिए मैं बहुत बढ़िया। हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। अब क्वेश्चन ने हिंट दे दी, अब क्वेश्चन में जो है ना हिंट मिल गई कि यार एयर फ्रिक्शन भी है। देखो 2009 में सवाल आया था, ये अच्छा सवाल है। अब क्वेश्चन में हिंट मिल गई कि यार एयर फ्रिक्शन भी है, एयर फ्रिक्शन भी है, ठीक है।
तो यार अब इनिशियल पोजीशन से लेकर देखो, ये इसकी इनिशियल पोजीशन और ये इसकी फाइनल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। तो वापस वही टेक्निक अपनी, सारे सवाल सही सॉल्व होंगे इससे। काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल। वर्क डन नेट क्या है, मैं यही लिख लेता हूं, चलो नेट वर्क डन क्या है, अभी नेट वर्क डन क्या है, कितनी फोर्सेस लग रही है, ग्रेविटी लग रही है प्लस एयर फ्रिक्शन भी लग रही है, अभी एयर फ्रिक्शन भी लग रही है। देखो एक तो ग्रेविटी लग रही है यहां से यहां तक जाने में, एयर फ्रिक्शन भी लग रही है। तो चलो अब लिखना चालू करते हैं। ग्रेविटी का वर्क डन कितना हुआ, ऊपर गई बॉल तो -mgh प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, ये तो निकालना है। काइनेटिक जी फाइनल कितनी है 0 माइनस इनिशियल कितनी है 20 से फेंका है हाफ, m कितना है भैया 1 kg का m है, तो हाफ 1 इंटू कितने से फेंका था 20 स्क्वायर से फेंका था। mgh की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, माइनस mgh की वैल्यू डाल दो तो कितना आ गया, माइनस m है 1, g की वैल्यू है 10 और h की वैल्यू है 18। ठीक है, तो ये आ गया -180 प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन इज इक्वल टू 100 आ जाएगा, ये नहीं सॉरी 200 आ जाएगा भाई, ये 400 का हाफ हो गया तो -200। तो वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन कितना हो गया -200 प्लस 180 -20 जूल्स। माइनस में आ रहा है वर्क डन, एयर फ्रिक्शन का वर्क डन माइनस आ रहा है, माइनस ही आना चाहिए था। फ्रिक्शन है यार, ऊपर बॉल को फेंक रहे हैं, ऊपर बॉल जा रही है, हवा नीचे फोर्स लगा रही है, तो माइनस वर्क डन ही आना चाहिए था, मतलब हमने सही सॉल्व करा है। तो ये 20 जूल आंसर आ गया, समझ गए। ठीक है, तो देखो ये 20 जूल सेकेंड आंसर आ गया, राइट ऑन। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब जरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ लेते हैं यार। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो है कल थोड़ा सा पढ़ा भी था सर्कुलर मोशन में, आज इसका प्रॉपर एनालिसिस कर लेते हैं। मतलब ये बॉल जो है एक वर्टिकल सर्कल में घूम रही है, आपने धागे से बांध के बॉल को घुमा दिया तो वो ऐसे 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 घूम रही है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, यहां पर ये हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर जब ये बॉल ऐसे जा रही है, मान लो इसको हमने यहां पर कुछ वेलोसिटी दे दी, मान लो u वेलोसिटी दे दी, ये गई और ये रस्सी है, स्ट्रिंग है। ठीक है, रस्सी स्लैक हो सकती है, रस्सी स्लैक हो सकती है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, v मिनिमम टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी होनी चाहिए कि सर्कुलर मोशन में बॉडी रह जाए। v मिनिमम टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी रहनी चाहिए, टॉप मोस्ट पॉइंट पे v मिनिमम कितनी रहनी चाहिए, ये v यहां पर कितनी रहनी चाहिए कि सर्कुलर मोशन रह जाए, और यहां पर टेंशन भी पूछ रहा है ये। ठीक है, तो चलो बहुत बढ़िया। अब देखो जस्ट यहां पर v जो है, यहां पर मैं एफबीडी बनाता हूं इसका, तो देखो एफबीडी बना रहा हूं, तो यहां पर mg रस्सी की फोर्स टेंशन और इसकी वेलोसिटी v, और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है r रेडियस के सर्कल में। तो अभी सर्कुलर मोशन में पढ़ा था सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन प्लस mg इज इक्वल टू, टेंशन भी नीचे mg भी नीचे, mv स्क्वायर बाई r कितना है l ले लो, l लेंथ की रस्सी है, तो ये रेडियस l में l लेंथ की रस्सी में कर रहा था, mv स्क्वायर बाई l। अब जस्ट अगर इसको सर्कुलर मोशन करना है तो टेंशन टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 होती है। जस्ट अगर इसको यार इस बॉल को अगर सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जस्ट 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, पता है हमको ये। तो यार टेंशन को 0 कर दो, टेंशन 0 हो गई तो v की वैल्यू हो गई √GL। मतलब अगर सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो v मिनिमम है वो GL होनी चाहिए, मिनिमम v मिनिमम जो है GL होनी चाहिए। और यहां पर टेंशन जस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगी, और जैसे बॉल यहां पे जाएगी वैसे स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, वैसे रस्सी टाइट हो जाएगी, यहां पर समझ गए, वैसे ही रस्सी टाइट हो जाएगी। ठीक है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे GL होनी चाहिए और टेंशन 0 होनी चाहिए। ठीक है सर, समझ गए अच्छे से। अब दूसरा सवाल, नीचे कितनी होनी चाहिए भाई, ऊपर तो हमने निकाल ली कि ऊपर तो √GL होनी चाहिए, ऊपर तो √GL होनी चाहिए, नीचे कितनी होनी चाहिए, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो यार, यहां से लेकर पूरा यहां तक, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, ये लेंथ L ये लेंथ L। ठीक है, और यहां पर वेलोसिटी आप u मान लो या v मान लो, यहां पर वेलोसिटी। ठीक है, यहां पर जो वेलोसिटी है वो आप v वेलोसिटी मान लो यहां पर। तो इनिशियल से फाइनल तक
किन किन चीजों का वर्क डन हो रहा है, ग्रेविटी का वर्क डन प्लस टेंशन का वर्क डन, दो ही फोर्सेस लग रही है ग्रेविटी और टेंशन, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ग्रेविटी का वर्क डन कितना हुआ यहां से यहां तक, mg कितना L हुआ 2L। टेंशन का वर्क डन 0 होता है भैया, ध्यान रखना, टेंशन का वर्क डन 0 होता है। क्यों होता है टेंशन का वर्क डन 0? सर टेंशन का वर्क डन 0 क्यों होता है, क्यों होता है? अरे भैया टेंशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है ना, टेंशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, डिस्प्लेसमेंट और टेंशन परपेंडिकुलर है, इसलिए टेंशन का वर्क डन 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऊपर मिनिमम है √gl का स्क्वायर gl, जोड़ लो इसमें तो v की वैल्यू आ जाएगी √5gl। मिनिमम वेलोसिटी जो नीचे होनी चाहिए वो होनी चाहिए v मिनिमम अपनी √5gl के बराबर, समझ गए? जो v मिनिमम है √5gl के बराबर होनी चाहिए, तब जाके वो पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। ठीक है, गॉट द पॉइंट। अब मुझे यहां पर टेंशन निकालनी है। देखो ये √5gl वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, मुझे टेंशन निकालनी है यहां पर अभी। तो टेंशन एफबीडी बना लो, टेंशन ऊपर, देखो टेंशन, देखो यहां पर टेंशन ऊपर और mg नीचे, टेंशन ऊपर mg नीचे। ठीक है, तो यार टेंशन ऊपर है mg नीचे है, टेंशन ऊपर है mg नीचे है, सेंटर O इधर है, तो सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, तो T माइनस mg इज इक्वल टू mv²/L, v की वैल्यू 5gl डाल दो, तो T माइनस mg इज इक्वल टू m 5gl/L, L से L कट गया तो 5mg बचा, तो टेंशन आ जाएगी 6mg, तो नीचे जो है टेंशन हो गई 6mg। तो जैसे जैसे नीचे आता जाता है टेंशन बढ़ती जाती है, जैसे जैसे नीचे आता जाता है टेंशन बढ़ती जाती है। रस्सी सबसे ज्यादा यहां पर खिंची हुई रहती है, ये लोअर मोस्ट पॉइंट पे। अगर मैं इसको P पॉइंट बोलूं तो P पॉइंट जो लोअर मोस्ट पॉइंट है ना, सबसे ज्यादा रस्सी में तनाव यहां होता है। तो अगर कभी रस्सी टूटेगी ना तो इस पॉइंट पे आके टूटेगी, अगर कभी रस्सी टूटेगी भी सही ना तो इस पॉइंट पे आके टूटेगी। मतलब अगर टूटनी है तो उसको सबसे ज्यादा चांस टूटने की नीचे वाले पॉइंट पर होती है, क्योंकि टेंशन सबसे ज्यादा होती है। समझ गए? तो 5gl याद रखना, √gl याद रखना है यहां पर रस्सी के केस में। ठीक है, रस्सी के केस में, स्ट्रिंग के केस में जो स्लैक हो सकती है, क्योंकि यहां पर जस्ट टेंशन 0 √gl। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है, एवरेज वेलोसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, इसको तेज करते जा रहे हैं, तो किस पॉइंट पे मैक्सिमम ब्रेकिंग पॉसिबिलिटी है? पॉइंट नंबर बी पर, पॉइंट नंबर बी पर, बिल्कुल सही है, शाबाश। ठीक है, आंसर 2 अभी हमने देखा। ठीक है, चलो ऑसम। नाउ अब दूसरा सवाल, अब ध्यान से सुनना, ये जनरली कोई नहीं पढ़ाता ये वाला पार्ट, बहुत ध्यान से सुनना। देखो अभी यहां पर अब क्या डिफरेंस है सर? अभी तो हमने पढ़ा कंप्लीट सर्कुलर मोशन करने के लिए, यहां पर तो सर अभी पढ़ा तो से 5gl। नहीं, ध्यान से सुनो, बहुत केयरफुली अभी पार्ट सुनना, मजा आ जाएगा। देखो जब हम रस्सी से जब हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन करा रहे हैं, रस्सी से जब हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन करा रहे हैं, तो यार ऊपर स्लैक होने की चांसेस हैं पूरी। ऊपर रस्सी स्लैक हो सकती है, मुड़ सकती है, रस्सी मुड़ सकती है तो वो टड़ेंग, रस्सी मुड़ सकती है तो वो सर्कुलर मोशन छोड़ देगा। लेकिन ये रॉड है, ये रॉड है, ये रॉड है, ऊपर रॉड स्लैक नहीं हो सकती है, ऊपर रॉड स्लैक नहीं हो सकती है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर हम जीरो वेलोसिटी, जस्ट जीरो वेलोसिटी तक पहुंच भी गया ना, जस्ट पहुंच गया, तो रॉड इसको गिरने नहीं देगी, क्योंकि रॉड स्लैक नहीं हो सकती है, तो बस ये यूं घूम जाएगा। तो रॉड के केस में नीचे यू मिनिमम आती है √4gl, ऊपर 0 आती है। मैंने आपको सर्कुलर मोशन में ट्रिक भी बताई थी एक, कि जब भी 90 डिग्री का एंगल ट्रेवल कर लेती है कोई भी चीज, इसमें 90 डिग्री का एंगल ट्रेवल कर लेती है, तो √2gl, और यहाँ 2 में 2 और जोड़ दो 4gl, फिर वापस यहां पर 2 माइनस कर दो 2gl, 2 का डिफरेंस आता जाता है। देखो जब स्ट्रिंग थी, जब यहां पर स्ट्रिंग थी, ध्यान से सुनना, जब स्ट्रिंग थी तो यहां पर कितनी थी? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं,
5gl। जब ये यहां पर आ जाएगी तो होगी 3gl। टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम चाहिए 1gl। फिर यहां पर आ जाएगी 1 में 2 जोड़ दो 3gl, फिर 3 में 2 जोड़ दो 5gl। समझ गए? देखो 5 में से 2 घटाया, ऊपर जा रही है तो स्पीड घटेगी ना यार। 5 में से 2 घटाया 3, 3 में से 2 घटाया 1, फिर जोड़ दो, अब बढ़ने वाली है। 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5। और यहां पर देखो, यहां पर ऊपर में यू मिनिमम 0 है क्योंकि यह रॉड है। रॉड में कंस्ट्रेंट है, मजबूर है वो ऊपर जाने के लिए, वो छोड़ नहीं सकता है, वो छोड़ नहीं सकता है। और जहां पर वो मजबूर नहीं है, जहां पर स्लैक हो सकती है, वहां पर ऊपर ऊपर 1gl चाहिए अंडर रूट में, और यहां पर 0 चाहिए। तो यहां पर यू मिनिमम अंडर रूट 4gl होती है। समझ गए? और यहां पर होती है अंडर रूट 5gl। कितनी होती है? 5gl। यहां पर 4gl, यहां पर 5gl, ऊपर 1gl, यहां पर ऊपर 0। ठीक है, अब इसमें इस केस में बताना, देखो मेरे को, ये तो मैंने सॉल्व करके आपको पूरा बता दिया, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिया यहां पर, और यहां पर अंडर रूट 4gl आ गई। तो जब मजबूर है वो जाना, मतलब मजबूर है, स्लैक नहीं हो सकता है, गिर नहीं सकता है वो, तो 4gl आती है। और जब वो गिर सकता है तो 5gl आती है। ठीक है, तो इस केस में बताओ आप, इस केस में बताओ। चलो, मैंने क्या बताया आपको, ये ब्लॉक क्या टपक सकता है क्या? यार टपक जाएगा ना, इसको कोई सपोर्ट करने वाला तो नहीं है यहां पर से। ये ब्लॉक तो बस यूं जाएगा। अगर ऊपर मिनिमम वेलोसिटी रूट gr नहीं हुई तो ये तो नीचे गिर जाएगा। इसका मोशन कंस्ट्रेंट नहीं है ना, कंस्ट्रेंट नहीं है ना, मतलब इसको गिरने से संभालने वाला कोई नहीं है, इसको खुद की वेलोसिटी से ही करना पड़ेगा। तो अंडर रूट 5gr इसका आंसर आएगा। समझ गए? अंडर रूट 5gr इसका आंसर आएगा। राइट? क्लियर हुआ सबको? 4gr नहीं आएगा, 5gr इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये गिर सकता है नीचे। ये इसको ऊपर मिनिमम वेलोसिटी यहां पर हमें अंडर रूट gr देनी पड़ेगी। अंडर रूट gr होगा तभी जाकर ये गोल घूम पाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यार 5gr इसका आंसर है। अब ये बताओ, चलो अब क्या हुआ, हमने अंदर जो है, अब एक गोला अंदर भी रख दिया और एक गोला बाहर है। अब ये इनके बीच में ट्रेवल कर सकता है, अब ये इनके बीच में ट्रेवल कर सकता है, मतलब अब ये इनके बीच में ट्रेवल करेगा। अब बताओ, इसको सपोर्ट करने वाला कोई है क्या? सर बिल्कुल है, बिल्कुल सपोर्ट करने वाला है। तो ऊपर यू मिनिमम कितनी चलेगी? ऊपर यू मिनिमम 0 चलेगी। जस्ट 0 से थोड़ा सा भी पहुंच गया ना तो ये आगे घूम जाएगा, तो ये आगे घूम जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, अंडर रूट 4gr। समझ गए? तो यहां पर अंडर रूट 4gr आएगा। क्लियर है सबको ये? क्योंकि ये यहां पर u मिनिमम ऊपर 0 चाहिए, तो यहां पर अंडर रूट 4gr आएगा, क्योंकि ये कंस्ट्रेंट है। ये जस्ट थोड़ा सा भी हो गया तो ये यहां से निकल जाएगा, तो ऊपर u मिनिमम 0 चाहिए यहां पर। ठीक है, समझ गए सर? बिल्कुल अच्छे से समझ गए। अब ये नीट 2018 में सवाल आया है, नीट 2018 में सवाल आया है, दो चीजों को मिक्स करा है, थोड़ा बड़ा सवाल था। देखो क्या बोल रहा है कि बॉडी इनिशियली रेस्ट पर है, बॉडी यहां पर जो पॉइंट है वो इनिशियली u इक्वल टू 0 है यहां पर। ठीक है, और स्लाइड कर रही है फ्रिक्शनलेस ट्रैक पे, एक हाइट h से फ्रिक्शनलेस ट्रैक पे स्लाइड कर रही है वो। ठीक है, और इसका जो डायमीटर है वो d है, इसका डायमीटर d है, तो जो रेडियस हो गया, इसका जो रेडियस हो गया वो d/2 हो गया। अब ये गोला देखो, तो ये गोला ऐसा है, ये गोला यहां से पार्टिकल जो जाएगा। अब एक बार बताओ, इसको सर्कल कंप्लीट करने के लिए, सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए? क्या कंस्ट्रेंट है? क्या नहीं है कंस्ट्रेंट। ये तो गिर सकता है, बीच में कहीं पर भी गिर सकता है, ये तो बीच में टपक सकता है यहां से, इसको कोई संभालने वाला नहीं है। तो नीचे कितनी मिनिमम वेलोसिटी चाहिए? अंडर रूट 5gr चाहिए मुझे नीचे वेलोसिटी, नीचे वेलोसिटी अंडर रूट 5gr चाहिए। ठीक है, चलो अंडर रूट 5gr वेलोसिटी नीचे चाहिए हमको। तो यार अब मुझे यहां पर जो वेलोसिटी चाहिए वो अंडर रूट 5gr चाहिए, d बाद में रख दूंगा ये। तो ये फाइनल पोजीशन मान लो, ये इनिशियल पोजीशन मान लो,
और यहां से यहां तक वर्क पावर एनर्जी लगा दो। ठीक है, तो अब फोर्सेस लिख लो। एक तो mg लग रही है और एक नॉर्मल लग रही है, mg लग रही है और नॉर्मल लग रही है। तो वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इक्वल टू काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल। अब तो कैलकुलेशन बचा, अब तो राजा जी अपन, मजा आ गया। mg का वर्क डन हो रहा है, नॉर्मल का तो जन्म से ही 0 हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ mv फाइनल स्क्वायर 5gr माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 है। ठीक है, तो यार इसमें जो m से m उड़ाओ, g से g उड़ाओ, r की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 2। हमें h निकालना है, सॉरी अबे हमें h निकालना है यार, h तो आ ही गया, लो h आ ही गया। h की वैल्यू आ गई 5r/2, 5r/2। लेकिन सर r तो गिवन ही नहीं है, r को रख दो d/2, r को रख दो d/2, तो 5d/4। तो ये आ गई 5d/4। ठीक है, चलो देखो ये वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये इक्वेशन लिख के मैं स्टार्ट कर रहा हूं हमेशा, इससे गलती नहीं हो रही, सिस्टमेटिक काम चलता जा रहा है। ठीक है, चलिए ऑसम। तो यार हमने वर्क और एनर्जी की पूरी ये प्रैक्टिस कर ली, इसका आंसर 4 आ गया। मेजर सवाल देखो इसी से आए हैं। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, अब चीजें थोड़ी सी फास्ट करते हैं। इन फॉर्मूलेस पे जनरली कम सवाल आते हैं, लेकिन पढ़ना जरूरी है कंप्लीटनेस के लिए। अभी तक एक पार्टिकल के लिए पढ़ा था, अब सिस्टम के लिए पढ़ लेते हैं। सेम होता है वर्क एनर्जी थ्योरम भी। नेट वर्क डन ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और सिस्टम पे वर्क डन आ जाता है। यार अगर एक से ज्यादा पार्टिकल्स हो किसी सिस्टम में तो उसमें इस तरह से वर्क एनर्जी थ्योरम लगता है। नेट वर्क डन बाय सिस्टम कितना होता है, हर एक फोर्स का वर्क निकालो सिस्टम पे, हर एक फोर्स का वर्क निकालो सिस्टम पे, तो नेट वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, और वो कैसे निकालते हैं, हर पार्टिकल को पकड़ के उस पर वर्क डन निकाल लो। एग्जाम्पल आएगा तो बता दूंगा। और काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कैसे होती है, हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जोड़ दो। ठीक है, तो इस तरह से सिस्टम के ऊपर भी हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब टेंजेंशियल फोर्स, ये बहुत रेयर आती है, ये नहीं पूछी जाती है, जस्ट बताने के लिए बता रहा हूं। मान लो कोई टेंजेंट के अलोंग ही फोर्स चेंज होती जा रही है, मतलब टेंजेंशियल फोर्स लग रही है, मतलब एक रास्ते के अलोंग फोर्स लगती जा रही है। ये इधर चल रहा है तो ये इधर चल रही है फोर्स। ठीक है, ये इधर चल रहा है तो इधर चल रही है, इधर चल रहा है तो इधर, इधर है तो इधर, इधर है तो इधर, हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। तो जो वर्क डन होता है वो आ जाता है इसमें हमारे पास में F इंटू एल, F इंटू एस आ जाता है। जितना डिस्टेंस चला ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस, डेरिवेशन भी करा दिया वो छोड़ दो, फोर्स इंटू डिस्टेंस जो है वर्क डन आ जाता है, वर्क डन आ जाता है। समझ गए? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, नॉट लेंथ ऑफ द कर्व इनटू फोर्स, अगर टेंजेंशियल फोर्स लग रही है तो। ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, अब ये समझ लो। कंजर्वेटिव फोर्स पता है आपको, रिवाइज कर रहे हैं, फटाफट से रिवाइज करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, जब क्लोज्ड पाथ में अगर मैं जहां से चालू कर रहा हूं वहीं आके खत्म कर दूं तो उस फोर्स का वर्क डन 0 हो जाए तो वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है, वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है। बताओ mg कंजर्वेटिव फोर्स है क्या, बोलो। इज mg कंजर्वेटिव, कैसे चेक करते हैं कोई कंजर्वेटिव है कि नहीं है, घुमा के वापस ले आओ वहीं पर ही, बोलो mg का वर्क डन 0 हुआ क्या, यही इनिशियल यही फाइनल, बोलो 0 हुआ क्या, यस। तो mg भी कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो अगर घुमा के लिए आए और वहां पर आकर 0 वर्क डन हो जाए तो वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है, और वाइस वर्सा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स का क्लोज्ड लूप में वर्क डन 0 होता है। ठीक है, पूरा फोकस इधर रह के पढ़ाई करो आप, पूरा का पूरा। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ के इंडिपेंडेंट होता है, मतलब अगर मैं इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, क्या बढ़िया एनिमेशन इसकी मदद से पढ़ रहे हैं यार, मजा आ रहा है आज तो सही में। और तो इसने पहले रास्ते में इनिशियल से फाइनल गया, वर्क डन 1 करा, फिर ये वर्क डन 2 करा, फिर ये इसने वर्क डन 3 करा। ठीक है, तो ये W1 W2 W3 ये तीनों बराबर होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के लिए।
ये तीनों जो हैं बराबर होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। समझ गए सब लोग? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए तीनों बराबर 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 होते हैं। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है रिवाइज करें। देखो फटाफट से जो है सारे फॉर्मूले रिवाइज करते चलो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है सर? डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस वर्क डन इंटरनल कंजर्वेटिव। मतलब इंटरनल फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है और वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन होती है। माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो डेल्टा यू इज माइनस डब्ल्यू इंटरनल कंजर्वेटिव। ठीक, चलो ठीक है। अब यार ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? सबको पता है, नवीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं। तो यार ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। अगर हम ग्राउंड लेवल पे पोटेंशियल का रेफरेंस 0 ले लें पोटेंशियल एनर्जी का, तो h हाइट पे जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है, नवी कक्षा से पढ़ते आ रहे हो यार, इसलिए मैं डेप्थ में नहीं जा रहा, रिवीजन कर रहे हैं अभी अपन। mgh होती है पोटेंशियल एनर्जी। कितनी होती है? mgh होती है। ठीक है, स्प्रिंग की कितनी होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर पता है सबको, ये हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स इलोंगेशन भी हो सकता है, एक्स कंप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, इसमें हाँ रेफरेंस पॉइंट हम नेचुरल लेंथ पोजीशन पे 0 ले रहे हैं। रेफरेंस हम जो है नेचुरल लेंथ पोजीशन पे 0 ले रहे हैं। नेचुरल लेंथ पोजीशन पे हम 0 ले रहे हैं। ठीक है, चलिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, चलो फोर्स के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं यार? थोड़ा सा मैथमेटिकल हो जाएगा, सीधे फॉर्मूला याद रख लो। जो वर्क डन का फॉर्मूला निकाला था ना मैंने वेरिएबल फोर्स का, बस वही है, माइनस साइन लग रहा है। देखो यहाँ पर माइनस साइन लग रहा है यहाँ पर। फटाफट से रिवाइज कर लो, इनसे बहुत ज्यादा नहीं आते नीट में क्वेश्चन। ठीक है, तो ये माइनस साइन लग रहा है यहाँ पर, वही एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड, और ये टिंग टिंग टिंग। ठीक है, चलो फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हम पावर पे ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, पावर से काफी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उस पर बस आने वाली है पावर। ठीक है, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में फोर्स को निकालें तो यार ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। ये नीट में बहुत रेयर आता है, शायद आज तक मतलब 20 साल में क्वेश्चन नहीं आया, इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। डिटेल में पढ़ना है तो पूरा लेक्चर इसका पढ़ सकते हो इसरा लैब से, लेकिन ये नहीं आता है। मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, वाई के रेस्पेक्ट में कर लो, जेड के रेस्पेक्ट में कर लो, बाकी सबको कांस्टेंट रखते हुए। तो ये फोर्स आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी से। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करते हैं माइनस साइन के साथ, तो फोर्स आ जाती है। जैसे कि एग्जांपल करा देता हूं चलो आपको। पोटेंशियल एनर्जी है, मान लो अपनी है पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ, या प्लस ले लो, ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, ये है पोटेंशियल एनर्जी। तो फोर्स कैसे निकालेंगे? माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो फोर्स माइनस डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, 2x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 4x, 3x का 3, 5 का 0। ठीक है, तो माइनस 4x माइनस 3 कितना हो गया? ये माइनस 4x माइनस 3, ये हो गया फोर्स। तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करते हैं तो फोर्स आ जाती है, फोर्स को इंटीग्रेट करते हैं माइनस साइन के साथ तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल और काइनेटिक का जो सम होता है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। सिंपल है, पता है बचपन से। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी होती है। इन पे देखो कोई सवाल ही नहीं आया ज्यादा। अब क्या ले, इन पे सवाल आए नहीं तो मैं कहां से लूं फिर? अब मेरे को आपको प्रिसाइज रिवीजन कराना है इसमें। ठीक है, चलिए U प्लस के ही मैकेनिकल एनर्जी। इक्विलिब्रियम, न्यूटन्स लॉ में भी पढ़ा था इक्विलिब्रियम। बॉडी इक्विलिब्रियम में कब कहलाती है? जब नेट फोर्स 0 होती है। बॉडी इक्विलिब्रियम में कब कहलाती है? जब नेट फोर्स 0 होती है। ठीक है, पता है हमको। एक्स्ट्रा चीज यहां पर क्या पढ़नी है? 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। देखो 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम की निशानी क्या होती है? नेट फोर्स 0 होती है। लेकिन 3 टाइप के होते हैं, मजा आ जाएगा। देखो डायग्राम इतना जबरदस्त है। ये कटोरे में बॉल रखी हुई है, किसी ने भीख मांगी
और कटोरे में बॉल मिल गई उसको, ठीक है ना। अब ये पड़ी हुई है बॉल यहां पर, बोलो फोर्स 0 है कि नहीं है? यस सर, फोर्स 0 है, फोर्स 0 है। लेकिन ये स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है अगर इसको मैं यहां से सरका के इसको इधर डिस्प्लेस करके छोड़ दूं तो वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगी। ये वापस अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगी तो उसे स्टेबल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। मैथ्स में देखें तो du/dx यहां पे 0 होता है और इसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है। डबल डिफरेंशिएशन u का पॉजिटिव होता है। कटोरा ऊपर खुल रहा है, बेसिक मैथ्स में बताया था, कटोरा ऊपर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, कटोरा ऊपर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव। और ये फोर्स है, फोर्स तो 0 होती है, du/dx क्या है? फोर्स है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है बॉल को मैंने ऐसे रख दी, बॉल को ऐसे रख दी, अभी इसके ऊपर में फोर्स 0 है, पर अगर मैं इसको थोड़ा सा धक्का दूंगा तो ये नीचे ही गिर जाएगी, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर पहुंच जाएगी। तो इसे बोलते हैं अंग्रेजी में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। समझ गए भाई? देखो, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आई बात? ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड दिस इज ऑल्सो इक्विलिब्रियम पोजीशन। हल्का सा सरकाया, दूर भाग गई, हल्का सा सरकाया, वापस वहीं आ गई। और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। चलो इसका मैथ्स भी देख लेते हैं। du/dx 0 और डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव, क्योंकि कटोरा नीचे खुल रहा है, कटोरा नीचे खुल रहा है, ठीक है। और एक होता है तीसरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, जिसमें ये सबसे ढीठ इक्विलिब्रियम होता है। फोर्स इस पे भी 0 है नेट, इसको थोड़ा सा इधर सरका दो, आप इसको थोड़ा सा इधर सरका दो तो ये वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, न इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा और ना दूर जाएगा, नई इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई है इसकी। अब ये इसे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। हुआ, विजुअलाइज हुआ पूरा इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो हमने फटाफट से रिवाइज भी कर लिया और इसकी मैथ्स ये होती है, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन आया है 2012 में, चलो ट्राई करो सब लोग फटाफट से। पोटेंशियल एनर्जी से बताना है इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा, इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल इज इतना, ठीक है, जहां पर r इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड। स्टेबल इक्विलिब्रियम के बताना है डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इज, r की वैल्यू बतानी है हमको इक्विलिब्रियम के लिए। मैथ्स का सवाल है डेफिनेटली। इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स इक्वल टू 0, फोर्स इक्वल टू 0 मतलब du/dx, u का डिफरेंशिएशन फोर्स देता है, u का डिफरेंशिएशन फोर्स देता है माइनस साइन के साथ में, तो माइनस du/dx के बराबर होगा ना यार, अभी तो बढ़ाया है, x क्या है? r है, ठीक है। तो u को डिफरेंशिएट कर लो r के टर्म्स में, u को डिफरेंशिएट कर लेते हैं r के टर्म्स में और उसको 0 कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करो तो a/r² का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? भाई देखो u कितनी गिवन है, सॉल्व कर लेते हैं यार, अब तो मैथ्स बच गई पूरी की पूरी। माइनस b/r, a/r² माइनस b/r, ठीक है। तो यार अब क्या करें इसमें, सर डिफरेंशिएट कर लो। टेन ए बाहर आएगा, 1/r² का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? सर मेहनत करवा रहे हो बहुत आप। अरे मेहनत तो करनी पड़ती है बेशर्मो, बिना मेहनत के कुछ नहीं होएगा, किसी का कुछ नहीं होता। जो भी आपका आइडियल है ना, और जो जीवन में वाकई में जिसने कुछ करा है वो यार मेहनत करता है वो आदमी, ठीक है ना। माइनस का, अबे ए तो ठीक है, माइनस का माइनस b, 1/r का डिफरेंशिएशन माइनस 1/r² इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो यार, r की वैल्यू निकाल लो। अब ऐसे मत करो, मेरे से पूरा सॉल्व कराओगे बेशर्मो, ठीक है। ये कितना आ गया? प्लस, वो माइनस उधर जाएगा, तो 2a/r³ इज इक्वल टू b/r²। r² से r³ हटाओ तो r ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा 2a/b, ये आ जाएगा 2a/b। r की वैल्यू आ गई 2a/b। कहाँ हो तुम यहाँ हो, 2a/b। आंसर इज 4, ठीक है, 2a/b। गॉट इट सर, गॉट इट, ठीक है। समझ गए सब लोग? अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। 2a/b, वेरी गुड, सबका आंसर आ गया है सही, वेरी गुड। हर्षित, प्रवीण, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। चलो डिफरेंशिएट करो यार बस इसको, मैथ्स है। देखो आगे से घबराना मत,
मेन क्वेश्चन यहीं पर ही सॉल्व हो गया, u को डिफरेंशिएट कर दिया r के रेस्पेक्ट में। अब देखो यार मैं टफ सवाल पे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जेन्युइनली ये सवाल नीट में आए हुए हैं, अगर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा ना तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो ऑसम, मजा आ गया। अब लास्ट पार्ट इस चैप्टर का, दैट इज पावर। पावर, ठीक है, लास्ट पार्ट इस चैप्टर का भी अभी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ना, काफी सवाल आए देखो इसमें से। ठीक है, तो पावर क्या होती है? रेट ऑफ वर्क डन बाय दैट फोर्स। पावर एक फोर्स की होती है हमेशा, वो कहते हैं ना, ही इज अ वेरी पावरफुल पर्सन, बहुत पावर है इस मशीन में, वेरी मच पावरफुल। तो किस रेट से वो वर्क डन कर सकती है ना, उसे पावर बोलते हैं। पावर एक फोर्स की होती है, नेट पावर भी होती है, एक फोर्स की भी होती है। तो यार वर्क डन बाय दैट फोर्स, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। ठीक है, तो यार dw/dt, इसे अगर 9th में लिखते थे वर्क डन बाय टाइम t, पर अब यार थोड़े से बड़े हो गए तो एक्चुअल डेफिनेशन वर्क का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो और एवरेज पावर होती है ΔW/ΔT, बड़े टाइम इंटरवल के लिए एवरेज पावर, छोटे टाइम इंटरवल के लिए इंस्टेंटेनियस पावर, जो डिफरेंशिएशन से निकालते हैं। ठीक है, समझ गए। पावर का एक और फॉर्मूला होता है सबसे इंपॉर्टेंट, मैं तो इसको सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल इससे आते हैं, F.V। अब ध्यान से समझना, देखो बहुत कंसंट्रेशन से, F.V भी पावर का फॉर्मूला होता है, F.V भी पावर का फॉर्मूला होता है। सर ये कैसे आता है? कैसे आता है? W को लिख दो आप F.S, F.S लिख सकते हो, dW/dt करोगे आप, dW/dt करोगे, एक बार को मैं फोर्स को बाहर निकाल लूं तो ds/dt क्या हो जाएगा? ds/dt होता है, ds/dt क्या होता है? बोलो भाई, ds/dt होता है v, तो ये हो जाएगा F.V। ठीक है, जस्ट याद रखने के टर्म से बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, F.V, F.V, ठीक है, F.V, राइट। तो फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद वेलोसिटी, ये पावर का फॉर्मूला होता है इंस्टेंटेनियस पावर का, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब सीधे हम इसमें सवाल करते हैं। चलो एक और चीज पढ़ लेते हैं, वाट। वाट नहीं, वॉट इसका ऐसा यूनिट होता है, और अदर होता है हॉर्स पावर। काम नहीं आता ज़्यादा, देख लो एक बार, एक हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होती है। ठीक है, टाइम पास। मेन आते हैं अभी क्वेश्चंस पे। ठीक है, अच्छा हाँ एक चीज़ और देख लो यार, वही बेसिक चीज़ हो गई, W का डिफरेंशिएशन है, तो जो W की जो स्लोप होती है, WT वर्क डन वर्सेस टाइम की जो स्लोप होती है वो पावर दे देती है इंस्टेंटेनियस पावर, और सेकंड की स्लोप जो है वो एवरेज पावर दे देगी, और जो टेंजेंट की स्लोप होती है वो इंस्टेंटेनियस पावर दे देती है। चलो अब दूसरा तरीका, दूसरा देखें, पावर टाइम का एरिया वर्क डन दे देता है, पावर टाइम का एरिया वर्क डन दे देता है। बचपन की चीजें यार, वही यार, एक्सेलरेशन टाइम का जैसे वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी दे देता है, पावर टाइम का एरिया वर्क डन दे देता है, और वर्क डन की स्लोप, यार वर्क को डिफरेंशिएट करोगे पावर मिलेगी, पावर को इंटीग्रेट करोगे वर्क मिलेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब जो समझने की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है मेरे हिसाब से ये पावर की, F.V। अब मैं दो तरीके से इसको लिख सकता हूं, देखो F.V लिख लिया मैंने इसमें। ठीक है, F और V सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, मान लो F और V सेम डायरेक्शन में, cos 0 है उनके बीच का। फोर्स को लिख लिया मैंने मास इंटू एक्सेलरेशन, ध्यान से सुनना, देखो फोर्स को लिख लिया मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का भी आ गया। अब एक्सेलरेशन को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। देखो थोड़ा सा फास्ट रिवीजन कर रहे हैं हम, अब यहां आराम से चलते हैं। पावर लिख दिया F.V, F.V, MAV, फोर्स इक्वल टू MA लिख सकते हैं ना, नेट फोर्स नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन को दो तरीके से लिख सकते हैं, dV/dt, बोलो एक्सेलरेशन को एक तो dV/dt लिख सकते हैं, या एक्सेलरेशन को vdV/ds भी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन को vdV/ds भी तो लिख सकते हैं, या dV/dt भी लिख सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन में क्या चीज पूछी है, पावर को हम इन दोनों फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए? F.V, FV, MAV, A को लिख लिया dV/dt,
और इधर लिख लिया v डी बाई डी एस, ठीक है। एफ ए को लिख लिया डी बाई डी टी या फिर v डी बाई डी एस, दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन करते हैं, देखो अभी क्वेश्चन करते हैं। हो सकता है दिखने में टफ लगे क्वेश्चन ये, लेकिन ये लिख के बैठ जाया करो आप, तो ये लिख के बैठ जाया करो, इसमें से कोई ना कोई तरीका मिल जाता है जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखो क्वेश्चन करना सीखते हैं, ठीक है। नाउ बस थोड़ा सा बचा है, 2 क्वेश्चन करने के बाद खत्म हो जाएगा ये पूरा। अब तो क्वेश्चन बचे हैं बस 2, क्वेश्चन करना सीख लो, ठीक है। बॉडी का मास 1 kg है, अंडर द एक्शन ऑफ टाइम डिपेंडेंट फोर्स इस तरह से मूव कर रही है बॉडी, इस फोर्स के अंडर में मूव कर रही है, ठीक है। क्या पावर डेवलप होगी टाइम के फंक्शन में, बताओ। इस फोर्स की पावर बताओ। फोर्स गिवन है, मास गिवन है, मुझे पावर निकालनी है टाइम के टर्म्स में। अब मैं कहां से शुरुआत करूं? मैं शुरुआत करता हूं एफ वी से। क्या मेरे पास एफ है? क्या बिल्कुल है, मेरे पास में एफ गिवन है। मुझे चाहिए क्या? मुझे वी चाहिए अब, जिससे मैं पावर निकाल सकूं। पावर इक्वल टू एफ वी लिख लिया मैंने। अब मैं वी कैसे लाऊं? अब मैं वी कहां से लेके आऊं? फोर्स से वेलोसिटी कैसे पहुंचूं यार? तो मैं एक काम करता हूं, पहले मैं फोर्स से एक्सेलरेशन पहुंचता हूं, फिर एक्सेलरेशन से मैं वेलोसिटी पे पहुंच जाऊंगा। कैसे पहुंचूंगा? एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दूंगा मैं, तो मेरे पास में वेलोसिटी आ जाएगी। यार नीट वालों ने करवाया है इतना सॉल्व। तो पहले मैं फोर्स से एक्सेलरेशन पे पहुंचू। कैसे पहुंचूंगा मैं फोर्स से एक्सेलरेशन पे? F बाई एम। तो पहले मैं एक्सेलरेशन निकालता हूं यार। एक्सेलरेशन आ जाएगा F बाई एम। एम तो 1 kg है, तो ये आ गया मेरे पास में 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। ये एक्सेलरेशन आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो यार। एक्सेलरेशन को जब इंटीग्रेट करोगे आप, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे, dt लगा देता हूं हर जगह, तो 2t का इंटीग्रेशन 2 बाहर आएगा, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, आई कैप का आई कैप प्लस 3 बाहर आएगा, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो t क्यूब बाय 3। क्या बात है, मजा आ गया इसमें तो। j कैप। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया? सॉरी, वेलोसिटी क्या आ गई मेरे पास में? इंटीग्रेट करने के बाद में a dt से इंटीग्रेट कर दिया तो क्या आ गई? टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप, ठीक है। तो पावर कितनी आ जाएगी? एफ डॉट वी, एफ डॉट प्रोडक्ट वी के साथ में। एफ वी गलत लिखा मैंने, एफ डॉट वी लिखना चाहिए था। एफ कितनी है? चलो लिखते हैं भैया, 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में? वेलोसिटी कितनी आई? टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। अब जो है, अब क्या करो? डॉट प्रोडक्ट ले लो, आई कैप को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2t इंटू टी स्क्वायर 2t क्यूब आई कैप प्लस 3t स्क्वायर और टी क्यूब 3t की पावर 5। अरे मैंने पाप कर दिया एक, आई कैप नहीं आएगा, ये स्केलर क्वांटिटी होती है पावर, ठीक है। तो 2t क्यूब प्लस 3t 5 इतना आ गया। देखो ये 2t क्यूब प्लस 3t 5। समझ गए? समझ में आया सबको? क्या करा वापस से बताता हूं। एफ डॉट वी फॉर्मूला लिख के बैठ गया, अपन फॉर्मूला लिख के बैठ गए। एफ और वी, एफ पता है, वी निकालनी थी। अब वी तक कैसे पहुंचू? एफ से ए और ए से वी। ए से वी पहुंचना था, बचपन से कर रहे हैं अब तो ये काम इंटीग्रेट करके, और बस यहाँ डॉट प्रोडक्ट ले लिया तो ये आ गया। समझ में आई बात? देखो क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। टफ क्वेश्चन करेंगे तो टफनेस आएगी, ठीक है। चलो, तो आंसर इसका 4 आ गया। ऑसम मैक्स, मजा आ गया, ठीक है। चलो अब मुझे ये करके बताओ, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लिक हो गया तो बिल्कुल आसान सवाल है। इसमें यार एम्स वालों ने पूछा था 2017 में, उल्लू बना दिया इसमें हमको थोड़ा सा। बहुत सिंपल है होने में, लेकिन क्लिक करे तो। पढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg मूविंग रेक्टिलिनियरली, मतलब सीधी लाइन में, इज गिवन बाय। तो वेलोसिटी का फंक्शन गिवन है, ठीक है। फाइंड द एवरेज पावर
मुझे एवरेज पावर निकालनी है अभी। क्या निकालनी है? एवरेज पावर निकालनी है ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल बिटवीन टाइम इंटरवल 0 to 1 सेकेंड। तो 0 से 1 सेकेंड मुझे पावर निकालनी है, वो भी एवरेज। फॉर्मूला लिख के बैठो, सबसे पहली चीज है फॉर्मूला लिख के बैठ जाया करो, वर्क डन अपॉन टाइम। अब मैं वर्क डन कैसे निकालूं? मुझे वेलोसिटी गिवन है, कैसे निकालूं वर्क डन यार? मैं एवरेज निकालना है मुझे, पढ़ के आया हूं मैं। वर्क डन होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो मेरे से इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगवा रहा है ये इनडायरेक्टली, डिवाइडेड बाय टाइम टी, डेल्टा टी बेसिकली। बस हो गया काम खत्म। बस अब हमको निकालनी है काइनेटिक एनर्जी कितने सेकंड पे? काइनेटिक एनर्जी एट 1 सेकंड माइनस काइनेटिक एनर्जी एट 0 सेकंड डिवाइड बाय टाइम कितना है? 1 माइनस 0। तो बस एवरेज पावर मेरे पास में आ गई है। काइनेटिक एनर्जी 1 सेकंड पे कैसे निकालूं सर? अब यार ये भी मेरे से ही सॉल्व करा रहे हो नालायकों, कैलकुलेशन वाला वार्ड है, हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी 1 सेकंड पे कितने निकालूं? हाफ एम वी स्क्वायर। 1 सेकंड पे वेलोसिटी निकाल लूं। सर 1 सेकंड पे वेलोसिटी कैसे निकालें हम यहाँ पर? 1 सेकंड पे वेलोसिटी कैसे निकालें हम यहाँ पर? यार इसमें 1 रख दो ना, सिंपल नहीं है क्या? हाफ 1, m की वैल्यू 1 है, 1 kg। v1 कैसे निकालूं का होल स्क्वायर? 25 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया यार? ये हो गया हाफ इंटू 24 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी 1 आ गई। अब मुझे काइनेटिक एनर्जी 2 निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 0 सेकेंड निकालनी है। तो हाफ m v0 स्क्वायर, तो हाफ 1 t की वैल्यू 0 रख दो, 25 माइनस 0 प्लस 0 का होल स्क्वायर तो हाफ इंटू 25 का होल स्क्वायर। बस अब ये चीज़ आप माइनस कर लो, दिस माइनस दिस कर लो, यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं। तो ये कितना आ गया? हाफ कॉमन आ जाएगा। k1 कितना है? 24 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको यार। अब तो क्या है, ये तो कैलकुलेशन बच रहा है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया तो हाफ माइनस 1 a प्लस बी 49 बाई 2 24.5 माइनस साइन के साथ आ रहा है। बोलो, कैलकुलेशन में मत जाना, मेन स्टेप यहीं पर ही खत्म हो गई। जो समझने की बात है कि यार वर्क डन सीधे रास्ते से गिवन नहीं था, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकाल लिया। ठीक है, समझ गए? तो ये आपका वर्क एनर्जी पूरा खत्म हो गया। ठीक है, तो आंसर 4 आ गया। वर्क पावर एनर्जी पूरा चैप्टर विद सो मेनी क्वेश्चंस हमने खत्म कर लिया। क्वेश्चन करने की स्टाइल समझ में आई, फॉर्मूला लिख के बैठ जाओ और फिर फिगर आउट कर लो क्या चीज लगने वाली है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये वर्क पावर एनर्जी के पूरे माइंड मैप्स हैं जो आपको मिल रहे हैं। ठीक है, मैं जनरली एक चीज और रिकमेंड करी थी, टेस्ट सीरीज का मैंने रिकमेंड किया था आपको। टेस्ट देते रहना, आपके पास टेस्ट सीरीज हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं हो तो ईसरल की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी है। टेस्ट दे दो 1-1 घंटे का। तो आज इसको रिवाइज कर लिया, वर्क पावर एनर्जी का 1 घंटे का टेस्ट दे दो, उससे क्या पक्का हो जाएगा मामला। थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। मचा देना है, फोड़ देना है। ठीक है, चलो।